हेलो। म्यूट रखो तुम। ओके सर। Welcome to the biology lecture. If you have any doubt, please mention in comment section. We will go to solve those doubt also. तो कल के लेक्चर में या फिर इसके पहले लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, सब लोग यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, तो तब तक हम लोग यहाँ पर उसको सॉल्व कर देंगे। आज हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो ऐसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हम लोग यहाँ पर फ्लावर के अंदर किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है वो डिस्कस किया, फिर उसके पहले हमने पोलन ग्रेन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है वो डिस्कस किया था। उसके पहले हमने पॉलिनेशन प्रोसेस को भी डिस्कस किया था, और पॉलिनेशन के पहले हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी हमने डिस्कस किया था। सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहे हैं। जैसे ही सब लोग यहाँ पर ऑनलाइन आ जाते हैं हम लोग लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। उस दौरान किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए, तो हम लोग उस डाउट को सॉल्व कर लेंगे। आपको किसी को भी कोई लास्ट लेक्चर में डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो प्लीज आप चाहे चैट सेक्शन में जाकर मेंशन कीजिए, तो हम लोग उस डाउट को सॉल्व कर लेंगे।
आज हम लोग यहाँ पर आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद सीड जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होती है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पोलन ग्रेन के लिए भी हासिल करने वाले हैं कि पोलन ग्रेन में किस तरीके से माइटोसिस प्रोसेस होती है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल के लेक्चर में या फिर इसके पहले लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप जो है बताइएगा हमें। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट को। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है वो पहले क्लियर कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और जायगोट ही जिंदगी का सबसे पहला डाइप्लॉइड सेल होता है जिससे जाकर आगे जाके नई जनरेशन आती है। तो फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खास बात यह है कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। अब ये 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कौन से वो गैमेट है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जरा जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं और किस तरीके से पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस प्रोसेस होती है। ये हमें थोड़ा सा अभी समझना होगा और तब जाके हमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कंसेप्ट को, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पर टाइटल डाल के रखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है टाइटल। और फिर हमने यहाँ पर सब टाइटल डाला हुआ है। सब टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, ये सब टाइटल है। तो चलो इसी सब टाइटल से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेक्शन देखा था। अब उसी ट्रांसफर सेक्शन से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन मैंने 3 डायमेंशन में दिखाया हुआ है आपके लिए। बहुत बार पोलन ग्रेन की ऊपरी सतह के ऊपर स्पाइन लाइक अपीयरेंस होते हैं, जैसे आसानी से पोलन ग्रेन मधुमक्खी के पैरों पर या फिर विंग्स पर अटैच हो सकता है, इसीलिए इसके सरफेस के ऊपर स्पाइन लगे हुए रहते हैं। जब हम लोग देखते हैं इंटरनली ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि पोलन ग्रेन तो 2 अलग अलग जो है कवरिंग से बना रहता है। 2 अलग अलग कवरिंग रहती है, एक आउटर कवरिंग और एक इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग जो है उसको कहते हैं एक्साइन और इनर कवरिंग जो है इसको कहते हैं इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनीन नाम के कंपाउंड से बनती है और ये जो एंटाइन है वो सेलुलोज नाम के कंपाउंड से बनी रहती है। ये सब कुछ बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब इसके आगे भी हमें डिस्कस करना है। पोलन ग्रेन को लेकर कुछ बातें हैं जो हमें कहीं पता होना बहुत जरूरी है। जैसे पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर एक छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ना पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर होल दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी एक होल हो सकता है। यहाँ पर 2 से लेकर 3 अलग अलग जो है पोर होते हैं, मतलब होल होते हैं पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर। ये जो पोर है इनको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, इसको कहते हैं जर्म पोर। अब ये जर्म पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जर्म पोर ही है जिसमें से पोलन ट्यूब बाहर आती है। अब ये पोलन ट्यूब क्या है हम लोग आगे बढ़ के देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पोलन ग्रेन का टीएस ले रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं। चलो पता कर लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर है उसका एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम का। इसके अलावा आजू बाजू में साइटोप्लाज्म भी है, एक नॉर्मल सेल की जैसा। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन की हमें डेवलपमेंट लर्न करनी है। डेवलपमेंट लर्न करने के लिए पोलन ग्रेन की जर्नी को समझना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले पोलन ग्रेन तो कहाँ पर बनता है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो वी नो दैट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर के अंदर। एक ट्यूब होती है जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, वहां पर ये पोलन ग्रेन बनते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात, ये पोलन ग्रेन माइग्रेट, मतलब एंथर से निकल कर जाके गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अलग अलग एजेंट है जो ये काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट दो अलग अलग जगह पर होती है। एक होती है जब वो एंथर के अंदर होता है अब, और दूसरी होती है जब वो स्टिग्मा के ऊपर गिर चुका होता है। तो दो जगह पर पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होने वाली है। तो आज हम लोग वही डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पोलन ग्रेन में डेवलपमेंट या फिर किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस या फिर माइटोसिस प्रोसेस होती है। चलो पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस डेवलपमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है बिफोर पॉलिनेशन और दूसरा है आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन मतलब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर चुका होता है तब। ठीक है, सो ऑन द स्टिग्मा ये आफ्टर पॉलिनेशन वाला प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर पॉलिनेशन का कंसेप्ट क्या है। तो बिफोर पॉलिनेशन में जब पोलन ग्रेन एंथर के अंदर होता है उस वक्त पोलन ग्रेन के अंदर पहला माइटोसिस प्रोसेस हो जाता है। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो पोलन ग्रेन है ये पहली बात तो हैप्लॉइड सेल है और ये हैप्लॉइड सेल माइटोसिस प्रोसेस से गुजरेगा। तो ऑब्वियस है माइटोसिस प्रोसेस के हिसाब से एक सेल के दो अलग अलग सेल बन जाएंगे और जितने भी सेल्स है उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल रहेगा। कहता है मतलब क्या है देखिएगा, एक मिनट। कोई तो यहाँ पर म्यूट हटा चुका है तो बेस्ट है कि वो म्यूट कर ले। ये गैलेक्सी J7 NX कौन है वो प्लीज म्यूट कर ले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पोलन ग्रेन को। तो जब पोलन ग्रेन अभी भी एंथर के अंदर है उस वक्त पोलन ग्रेन के अंदर पहला माइटोसिस प्रोसेस हो जाता है। अब होने के वजह से पोलन ग्रेन के अंदर कौन से सेल्स डेवलप होते हैं चलो पता कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेक्शन लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस होने की वजह से दो अलग अलग सेल बन चुके हैं। तो कौन से सेल्स है वो चलो पता कर लेते हैं। ये देखिए मैं 3 डायमेंशन में यहाँ पर पोलन ग्रेन को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है कैन वी सी द पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आईज। नहीं, हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके ही आप पोलन ग्रेन को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है। अब देखिए ध्यान से, लिसन वेरी केयरफुली। मैंने यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेक्शन निकाला हुआ है और हमने कहा है कि पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस प्रोसेस होती है एक जब वो अंतर के अंदर होता है बिफोर पॉलिनेशन। तो पता कर लेते हैं कौन से दो सेल्स बनते हैं। अब यहाँ पर मैं दो अलग अलग सेल दिखा रहा हूँ। एक तो है ये जनरेटिव सेल, ये देखिए ये जनरेटिव सेल है पोलन ग्रेन के अंदर ही है, और ये दूसरा सेल है। ये जो सेल है इसको कहते हैं ट्यूब सेल। और ये जो सेल है इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। देखा गया तो जनरेटिव सेल जो है ट्यूब सेल के अंदर सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड होता है, और जनरेटिव सेल ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेल बन जाता है। अब जब यहाँ पर पहला माइटोसिस प्रोसेस होता है तो दो अलग अलग सेल बन चुके होते हैं। एक जो सेल है वो जनरेटिव सेल है जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और साइटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत छोटा है। अब दूसरे सेल के बारे में बात करें तो ये जो पूरा का पूरा जो सेल है एक्चुअली देखा गया तो पोलन ग्रेन है, इसको कहते हैं ट्यूब सेल। अब इस ट्यूब सेल का ये रहा ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस है और बाकी बचा हुआ जो है साइटोप्लाज्म में। तो देखा गया तो जो साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल फ्रीली सस्पेंडेड होता है। ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल जो है फ्रीली सस्पेंडेड रहता है, इससे ये बात पता चलती है।
अब ऐसा पोलन ग्रेन एंथर से बाहर आ जाता है और किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होते हुए स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाता है। अब ऐसे सेल्स की मतलब पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट आगे की स्टिग्मा के ऊपर होने वाली है। अब देखते हैं स्टिग्मा के ऊपर किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर चुका है तो मैं यहाँ पर स्टिग्मा निकाल रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन गिर चुका है, तो ये देखिए पॉलिनेशन प्रोसेस हो चुकी है। स्टिग्मा की खास बात आपको बता दूं कि स्टिग्मा के ऊपर होते हैं शुगरी सब्सटेंसेस। ये देखिए, ये है शुगरी सब्सटेंसेस। अब ये शुगरी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जमा कर देता है, मतलब ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में वो जमा करके रख देगा। अब इस बात को अब ध्यान से सुनना है, इसके आगे वाली प्रोसेस को। जब ये पोलन ग्रेन शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है तो ऑब्वियस है पोलन ग्रेन का साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। पोलन ग्रेन का जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और उसी वक्त पोलन ग्रेन के अंदर होता है सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस। अब ये सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस में होता क्या है एग्जैक्टली आप सुनिए, आप जरा देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मान लीजिए ये टीएस है मेरे पोलन ग्रेन का, ये पोलन ग्रेन का मैंने ट्रांसफर सेक्शन निकाला हुआ है, तो वापस निकालता हूँ अच्छे से। ये पोलन ग्रेन को हमने कट कर दिया है। आपको याद होगा पोलन ग्रेन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर इस ट्यूब सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म लीक होके बाहर आ जाता है इन दी फॉर्म ऑफ द ट्यूब। ये देखिए, जर्म पोर से होते हुए साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है। आपको याद होगा जो पोलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर होती है एक एंटाइन नाम की कवरिंग, तो देखा गया तो ये एंटाइन ही जो कहीं बाहर आ जाती है इन दी फॉर्म ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये एंटाइन में निकाल रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से एंटाइन जो है बाहर आ गई है और उसके साथ साथ इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था ट्यूब सेल का, वो ट्यूब सेल का साइटोप्लाज्म भी आ गया है। अब ये रहा ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, वो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और इसके पीछे पीछे आ जाता है जनरेटिव सेल। ये देखिए यहाँ पर जनरेटिव सेल निकाल रहा हूँ, तो ये जो जनरेटिव सेल है वो भी यहाँ पर जर्म पोर से लीक होते हुए ट्यूब के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल अभी सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस से गुजरता है। अब ये जनरेटिव सेल जब सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस से गुजर रहा है तो ऑब्वियस है इसके अंदर दो अलग अलग सेल्स बनने वाले हैं। तो जनरेटिव सेल के आगे जाके बन जाते हैं दो मेल गैमेट। क्या बनने वाले हैं? इसी के बनेंगे दो मेल गैमेट। तो देखो इस तरीके से मैं ट्यूब निकाल रहा हूँ। मान लीजिए ये ट्यूब सेल निकाली मैंने, ये है ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, ये मान लीजिए ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है और ये उसका साइटोप्लाज्म है और पीछे पीछे ये आ रहा था जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल के बन गए दो अलग अलग सेल, ये देखिए दो अलग अलग सेल बन गए। ये जो दो सेल बने हुए इनको कहते हैं मेल गैमेट। तो ये रहे मेल गैमेट। ये है दो मेल गैमेट जो एक्चुअली ट्यूब के अंदर है। अब ये जो ट्यूब बनी हुई है, ये जो ट्यूब बनी हुई है इसको भी नाम है, इसको नाम है पोलन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहा जाता है। इसको पोलन ट्यूब कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। फिर भी एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ पूरे प्रोसेस को, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी केयरफुली। आपको किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पर माइक पे भी बता सकते हैं। आपको समझो लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप माइक पे भी बता दीजिएगा, अनम्यूट होके माइक पे बता दीजिए, फिर बाद वापस एक बार म्यूट कर दीजिए, तो मैं उस डाउट को सॉल्व भी कर दूंगा। फिलहाल आप सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट दो अलग अलग जगह पर होती है। एक होती है बिफोर पॉलिनेशन एंथर के अंदर, दूसरा होता है आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा के ऊपर। अब सबसे पहले देखते हैं बिफोर पॉलिनेशन में होता क्या है। तो बिफोर पॉलिनेशन के अंदर जो नॉर्मल हमारा पोलन ग्रेन है
वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से गुजरता है, मतलब उसके बाद उसके अंदर पहला माइटोसिस प्रोसेस हो जाता है। जब पहला माइटोसिस प्रोसेस होगा तो ऑब्वियस दो अलग अलग सेल बनने वाले हैं। तो चलो पता करते हैं वो दो कौन से सेल्स हैं जिसके वजह से यहाँ पर माइटोसिस प्रोसेस हो रही है। तो ये देखिए, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, ऐसे दो अलग अलग सेल बन गए हैं यहाँ पर। जनरेटिव सेल साइज में बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द ट्यूब सेल। ट्यूब सेल का साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है जिसके अंदर जनरेटिव सेल, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। अब ये जो जो पोलन ग्रेन है अब रेडी हो चुका है पॉलिनेशन पर्पस के लिए। अब ऐसा पोलन ग्रेन पॉलिनेटेड होता है, मतलब किसी पॉलिनेटिंग एजेंट से जाकर गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर। ये रहा कहीं इस फ्लावर का स्टिग्मा, मैंने यहाँ पर स्टिग्मा निकाला हुआ है, और स्टिग्मा के ऊपर ये देखिए शुगरी सब्सटेंसेस निकाले हुए हैं। ये शुगरी सब्सटेंसेस के ऊपर गिरा हुआ ये रहा पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स है अभी भी, एक तो है जनरेटिव सेल, दूसरा है ट्यूब सेल। अब ये पोलन ग्रेन ये शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ये एब्जॉर्ब कर लेता था ऑब्वियस जो ट्यूब सेल था उसका साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाता है, और पोलन ग्रेन थोड़ा साइज में बड़ा भी होना शुरू हो जाता है। और उसी वक्त प्रेशर इतना डेवलप हो जाता है साइटोप्लाज्म का, तो जो इसके ऊपर के होल्स होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए पोलन ग्रेन के ऊपर जर्म पोर होते हैं। तो इन जर्म पोर में से एक ट्यूब बाहर आती है। एक्चुअली वो ट्यूब दूसरी तीसरी कोई नहीं है, वो है एक्चुअली उसकी एंटाइन जो बाहर आ रही है, मतलब जो सेलुलोज से बनी हुई एंटाइन है ना, वही लीक होके पोलन ग्रेन से होते हुए बाहर आ रही है। तो ये देखिए ये ट्यूब जो बाहर आ रही है। अब जब ये बाहर आ रही है तो सबसे पहले उसके अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस उतरता है, फिर उसके पीछे पीछे साइटोप्लाज्म भी उतरता है, एंड देन उसके पीछे जनरेटिव सेल भी नीचे आ जाता है। ये सब कुछ चीजें पोलन ट्यूब के अंदर आ चुकी होती है, बरोबर है। और फिर क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल अभी सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस से गुजर जाता है। जब जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस से गुजरेगा तो ऑब्वियस जनरेटिव सेल के दो अलग अलग गैमेट बन जाते हैं, और वो दो गैमेट को वो दो जो गैमेट है वही एक्चुअली कहलाते हैं मेल गैमेट। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब के अंदर आपको दो मेल गैमेट नजर आते हैं, और उसके साथ साथ स्टार्टिंग में आपको ट्यूब न्यूक्लियस भी नजर आता है। तो ये पूरी चीज आपको पोलन ट्यूब के अंदर नजर आती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये पोलन ट्यूब होती कहाँ पर है और कैसे नीचे आती है और कहाँ पर रहती है पोलन ट्यूब। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए छोटा सा हिस्सा निकाला हुआ है, ये है एक्चुअली स्टिग्मा का। तो स्टिग्मा के ऊपर का शुगरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाता है तो ऑब्वियस है इस पोलन ग्रेन में से ट्यूब बाहर आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से वो नजर आती है ट्यूब, ये देखिए। और इस तरीके से होते हुए ये पोलन ट्यूब है स्टाइल में उतर जाती है, ठीक है। और स्टाइल से होते हुए पोलन ट्यूब और नीचे एक्सटेंड होती है, नीचे एक्सटेंड होती है, और आपको तो पता है कि स्टाइल के नीचे क्या रहता है, स्टाइल के नीचे लास्ट में होता है क्या, ओवरी। ओवरी। तो अल्टीमेटली जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी के अंदर चली जाती है, और ओवरी के अंदर आपको तो पता है ओविल होता है, और ओविल के पास ये पोलन ट्यूब पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो पोलन ग्रेन है फ्लावर का, वो पोलन ग्रेन खुद की डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट करते समय वो दो बार माइटोसिस प्रोसेस से गुजरता है, एक तो बिफोर पॉलिनेशन और दूसरा आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। तो इस तरीके से आई होप आपने ये जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन समझ लिया है। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज अनम्यूट होकर आप बता सकते हैं कि आपको ये डाउट है, एंड देन हम लोग वापस एक बार म्यूट हो जाइएगा, या फिर आप जो है यहाँ सर वापस रिपीट करो ना। सकते हैं। एक बार वापस बताइए क्या है डाउट आपका। वापस रिपीट करो ना, नहीं समझा। कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है बताइए। ये स्टाइल वाला। ठीक है, स्टाइल वाला, ये वाला कंसेप्ट। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इस कंसेप्ट को। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट कंसेप्ट को। पोलन ग्रेन किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो हम लोग समझ रहे हैं। आप अपनी म्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर चुका है, मतलब यहाँ पर पॉलिनेशन प्रोसेस हो चुकी है। पॉलिनेशन प्रोसेस होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर जो शुगरी सब्सटेंसेस है, शुगर के जैसे सब्सटेंसेस है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म की कंटेंट बढ़ जाती है, और साइटोप्लाज्म इतना बढ़ जाता है
कि ये जो पोलन ग्रेन के ऊपर जो छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, इनको कहते हैं जर्म पोर। तो ये जर्म पोर में से एंटाइन लीक होके बाहर आ जाती है। ये जो एंटाइन लीक होके बाहर आ गई है, इसी को आगे जाके हम लोग कहते हैं पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब में क्या क्या उतरता है, तो पोलन ट्यूब में सबसे पहले तो ये ट्यूब न्यूक्लियस उतरेगा। ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस था ना, ये न्यूक्लियस नीचे आ चुका है इस ट्यूब के अंदर। उसके पीछे पीछे उसका साइटोप्लाज्म जो है वो भी नीचे उतर रहा है ट्यूब के अंदर। और उसके पीछे पीछे आता है जनरेटिव सेल। ये देखिए, ये जो बना हुआ जनरेटिव सेल है ना, ये एक्चुअली उस ट्यूब के अंदर नीचे उतर जाता है। ये सब कुछ ट्यूब कहाँ पर बनती है, तो ये सब कुछ ट्यूब एक्चुअली, ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल के अंदर ट्यूब जो है नीचे उतरती रहती है, धीरे धीरे नीचे जो ओवरी की तरफ ट्रैवल करती रहती है। जब ये ट्रैवल कर रही है ट्यूब, उसी वक्त ये जो जनरेटिव सेल जो था, ये जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस से गुजरता है। जब से सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस से गुजरेगा तो ऑब्वियसली ये दो मेल गैमेट बनाएगा। तो ये देखिए, दो मेल गैमेट यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड माइटोसिस प्रोसेस है वो एक्चुअली पोलन ट्यूब के अंदर होती है। अब ये पोलन ट्यूब धीरे 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 नीचे उतरती जाएगी, नीचे उतरती जाएगी। ये स्टाइल से होते नीचे उतरेगी, और जब स्टाइल से होते हुए नीचे उतरेगी तो ऑब्वियसली नीचे आपको याद होगा, नीचे एक सोलन पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी। तो वो जो पोलन ट्यूब है वो नीचे ओवरी तक चली जाने वाली है। तो इस तरीके से जो हमारा पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन डेवलप होता है। अब इसके अंदर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप अनम्यूट होके एक बार बता दीजिए डाउट को, तो हम लोग उस डाउट को सॉल्व कर देंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, या फिर इसके पहले वाले कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में और आगे क्या पढ़ने लायक है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट बनता है ये देख लिया है, पोलन ट्यूब कैसे बनती है वो समझ लिया है। अब इसके आगे हमें देखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मैं कुछ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ओवरी है, ये मान लीजिए स्टाइल है, इसके ऊपर स्टिग्मा था, तो मैं छोटा सा हिस्सा निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए स्टाइल है और ये है क्या है, ओवरी है। और ये रहा ओव्यूल, इसका आगे जाके बनता है क्या, सीड। और ये जो है ओवरी, इसी का आगे जाके क्या बन जाता है, ऑब्वियस है फ्रूट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से पोलन ट्यूब नीचे उतरती है। ये देखिए, पोलन ट्यूब नीचे आ चुकी है, नीचे की तरफ जा रही है पोलन ट्यूब। ये देखिए, जो पोलन ट्यूब्स यहाँ पर स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में उतरी थी, और स्टाइल से होते हुए अभी कहाँ तक आ चुकी है, ओवरी तक आ चुकी है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें नजर आ रही है देखिएगा ध्यान से। ये है ट्यूब न्यूक्लियस, इसके पीछे दो अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं मेल गैमेट।
उसके साथ साथ यहाँ पर नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम लोग ध्यान लगाते हैं इस ओवल के अंदर। ओवल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में है हमारे पास अलग अलग चीजें, जैसे कि नीचे की तरफ है एग एपेटस, ऊपर की तरफ है एंटीकोडल सेल्स, और बीच में है पोलर न्यूक्लिया। ये दो पोलर न्यूक्लिया। अब जब पोलन ट्यूब नीचे आ चुकी होती है, उस वक्त ये दो पोलर न्यूक्लिया जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। पहली बात, ये दोनों भी पोलर न्यूक्लिया हैप्लॉइड थे, ये बात याद रखिएगा। अब दो हैप्लॉइड आपस में फ्यूज हो गए तो ऑब्वियस से यहाँ पर दो अलग अलग सेट बन जाते हैं। अब जिस सेल के अंदर दो अलग अलग सेट होते हैं तो ऑब्वियस है वो तो हमें पता है कि डाइप्लॉइड सेल कहलाता है या फिर डाइप्लॉइड न्यूक्लियस कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को। ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर फ्यूज प्रोसेस दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पर फ्यूज हुए दिखा देता हूँ। ये देखिए आपस में फ्यूज हो गए। ये जो फ्यूज हो चुके हैं इनको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक बात पता चली है, जैसे ही पोलन ट्यूब नीचे उतर जाती है ओवरी के अंदर, उसी वक्त ये दो पोलर न्यूक्लियाई, दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई आपस में हो जाते हैं फ्यूज। अब जब वो आपस में हो जाते हैं फ्यूज तो बन जाते हैं डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई, डाइप्लॉइड न्यूक्लियस। अब उस डाइप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? तो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस को कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो हमारी पोलन ट्यूब है जो नीचे उतरी है, ये पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर जाकर, ओवरी के अंदर उतरकर ओवल की तरफ चली जाती है। आपको याद होगा इस ओवल को एक छोटी सी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोपाइल। तो ये जो माइक्रोपाइल ओपनिंग है, उसी से होते हुए ये पोलन ट्यूब जो है अंदर चली जाती है। अंदर मतलब एम्ब्रियो सैक तक ये पोलन ट्यूब चली जाती है, और सैक में जाने के बाद दो जो अलग अलग न्यूक्लियस है, मतलब जो मेल गैमेट है, तो सॉरी, ये जो दो मेल गैमेट है, ये दो मेल गैमेट अलग अलग सेल के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो पता कर लेते हैं कि वो कौन से सेल है जिनके साथ ये दो मेल गैमेट फ्यूज होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। आप अनम्यूट होके भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? तो किस तरीके से पोलन ट्यूब नीचे उतरी, किस तरीके से कहीं से यहाँ पर दो मेल गैमेट बने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें ये समझना है कि पोलन ट्यूब किस तरीके से उस माइक्रोपाइल से होते हुए अंदर चली जाती है, और उस दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें समझने होंगे। तो मैं यहाँ पर ये डायग्राम इरेज कर देता हूँ और डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ माइक्रोपाइल और ओव्यूल और उसके अंदर का एम्ब्रियो सैक। ये है, मान लीजिए हमारे सामने ओव्यूल। ठीक है, ये है आप एम्ब्रियो सैक, ये एक सेल, उसी के बाजू के सिनर्जिड सेल, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैं इसको एक ही न्यूक्लियस दिखा देता हूँ जो अभी डाइप्लॉइड हो चुका है। पहले तो दो पोलर न्यूक्लियाई थे। ये है तीन एंटीपोडल सेल्स जो क्लेजल एंड की तरफ है। आपको याद होगा क्लेजल एंड ऊपर की तरफ होता है और माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ होता है।
आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर जो नाम लिख के रख देता हूँ। अब पोलन ट्यूब जो है यहाँ पर माइक्रोपाइल से होते हुए अंदर ओवल के अंदर एंटर कर रही है। अब हमें ये पता करना है कि ये कैसे पता चलता है कि पोलन ट्यूब को अंदर जाना है, और ये कैसे पता चलेगा कि एक सेल के साथ या फिर किसी और सेल के साथ आगे जाके फ्यूज होना है। तो हमें ये बात को समझना रहेगा। जब पोलन ट्यूब अंदर एंटर होने वाली होती है उस वक्त ये जो हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस था, आपको याद होगा मैंने ट्यूब न्यूक्लियस निकाला था, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब डीजनरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिसके वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है ट्यूब का उसकी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। ये देखिए, तो ट्यूब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया, बरोबर है। अब ये जो सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये जो सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल जो रिलीज करते हैं, जिसके वजह से ये जो ट्यूब है पोलन ट्यूब, इसको मैसेज मिलता है कि इस तरीके से माइक्रोपाइल से एंटर होना है। तो synergid cell releases some chemical message which actually uh, which actually guide the pollen tube for entry inside the oval through the micropyle. तो पोलन ट्यूब को गाइडेंस मिलता है कि माइक्रोपाइल से होते हुए अंदर एंटर करना है, ठीक है। तो बिना केमिकल के वजह से, बिना सिनर्जिड के केमिकल के पोलन ट्यूब अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो सिनर्जिड सेल रिलीजेस सम केमिकल्स which help the pollen tube to enter inside the ovule through the micropyle, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ज्यादा करके ये होते हैं हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट दी पोलन ट्यूब। तो ज्यादा करके आप जो है मतलब जो पोलन ट्यूब है वो के हार्मोन्स के वजह से जो है क्या होती है, केमिकल्स की वजह से जो है अंदर एंटर हो पाती है। अब जैसे ही अंदर एंटर हो जाती है तो पोलन ट्यूब और एक्सटेंड हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से और एक्सटेंड हो गई, अंदर चली गई। ये देखिए इस तरीके से पोलन ट्यूब जो है अंदर जा चुकी है। इस पोलन ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली दो मेल गैमेट अभी भी पीछे लगे हुए हैं। ये दो मेल गैमेट अभी भी पोलन ट्यूब के अंदर है, जो एक्चुअली हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो जब भी गाइस यहाँ पर ये ट्यूब अंदर एंटर होगी उस वक्त ये जो सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब के अंदर के साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर देता है। जैसे ही सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही ये जो सिनर्जिड सेल है ये बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होके ओपन हो जाता है, बर्स्ट होके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल फट जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज मिल गया है एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होने का। अब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर जा चुकी है, और जैसे ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाती है तो ये जो मेल गैमेट थे, ये मेल गैमेट अब एंटर कर देते हैं किसके अंदर, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर। मान लीजिए दो मेल गैमेट अभी एंटर हो चुके हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसमें से जो पहला मेल गैमेट है वो फ्यूज होने वाला है एग सेल के साथ। तो मान लीजिए ये एग सेल है, मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और ये रहा मेल गैमेट। तो ये दोनों जन क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हो रहा है इसका फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को गाइस कहते हैं सिंगैमी। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगैमी कहेंगे, या फिर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एग और यहाँ पर है मेल गैमेट। तो एग और मेल गैमेट आपस में हो जाते हैं फ्यूज, ठीक है। अब बारी है सेकेंड मेल गैमेट की। ये जो सेकेंड मेल गैमेट है यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, इट माइग्रेट फर्दर, और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ये देखिए ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ये सेकेंड मेल गैमेट हो जाता है फ्यूज। और आपको तो पता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस तो डाइप्लॉइड हो चुका था। अब ये जो
हमारा मेल गैमेट है वो तो हैप्लॉइड है। जब डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड मतलब जिसके पास 2 सेट थे क्रोमोसोम के और जिसके पास 1 सेट था क्रोमोसोम का, ऐसे दोनों भी सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ऑब्वियस है गाइस हमें एक ऐसा सेल मिलेगा जिसमें टोटल 3 सेट होने वाले हैं क्रोमोसोम के। तो ये बात आप याद रखिएगा। मतलब मान लीजिए ये हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस है और ये रहा मेल गैमेट। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस इसका ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा एक्चुअली हमारा मेल गैमेट। तो ये तीनों जन क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जैसे ही आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो गाइस हमें ऐसा सेल मिलेगा जिसके पास टोटल कितने सेट होने वाले हैं क्रोमोसोम के, जिसके पास टोटल होने वाले हैं 3 सेट, मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर एक ऐसा न्यूक्लियस बन जाएगा जिसके पास होंगे 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बन जाएगा 3 सेट वाला न्यूक्लियस। ये जो 3 सेट वाला न्यूक्लियस है इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आई होप आप लोगों को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है समझ में आ चुका है। अब थोड़ी सी कहानी और बाकी है। चलो चलते हैं गाइस यहाँ पर वापस एक बार पहले फर्टिलाइजेशन के बाद। ये देखिए एक सेल और ये रहा मेल गैमेट, ये आपस में हो जाते हैं फ्यूज। ये देखिए यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस हो रही है। तो जब ये दोनों जन आपस में फ्यूज होंगे तो ऑब्वियस इसके वजह से कोई तो नया सेल बनेगा। यस ऑफ कोर्स इसके वजह से एक नया सेल बनता है। जो नया सेल यहाँ पर बनता है मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। ये देखिए एक नया सेल यहाँ पर बन चुका है जिसके पास टोटल 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के। 2 सेट कैसे, ऑब्वियस है एक सेल के साथ एक सेट होता है और मेल गैमेट के बाद दूसरा सेट होगा। तो इस तरीके से 2 सेट होने वाले हैं यहाँ पर। तो 2 सेट वाला सेल यहाँ पर जमा हो जाएगा, बन जाएगा। अब ये जो 2 सेट वाला सेल यहाँ पर बना हुआ है इस सेल को हम लोग कहते हैं जायगोट। क्या कहेंगे इसको हम लोग, जायगोट। तो ये रहा जायगोट। तो ये बन जाता है गाइस क्या, जायगोट। और ये जो बीच में जो सेल बनता है इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब रही बात आजू बाजू के सेल्स की, जैसे कि यहाँ पर एक सिनर्जिड सेल था वो भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल्स है ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और जो बने हुए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और बना हुआ जो जायगोट है इनको वो लोग नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के हेतु ही एक्चुअली यहाँ पर बाकी बचे हुए सेल्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है। एक तो ऑब्वियस है जब यहाँ पर जायगोट बना तब, और दूसरा जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना तब। अब 2 बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर 2 बार मतलब डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट नजर आते हुए दिखेगा। बाकी किसी और प्लांट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन नजर नहीं आता है। ओनली इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दिस इज अ peculiarity और a feature of the angiospermic plant। ठीक है, तो इसके अंदर आपको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, तो हम उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर डाउट पूछा है किसी ने, सर ये फर्टिलाइजेशन सेक्सुअली है, ये असेक्सुअली फर्टिलाइजेशन है ना। अब आप यहाँ पर है ना एक बात को समझिए। आई डोंट नो कितने लोगों को असेक्सुअल सेक्सुअल के बीच का मीनिंग समझ में आता है। आप ध्यान से चाहिए तो मेरी बात को सुनिए तो प्लीज आपको ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। देखिए फर्टिलाइजेशन ये जो कंसेप्ट है जिसमें 2 अलग अलग सेल आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। फ्यूजन नहीं होकर होता है या फिर सिर्फ सेल डिवीजन प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब वो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो प्लीज यहाँ पर ये बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से
समझिएगा कि इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फ्यूजन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। समझो किसी में फर्टिलाइजेशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये एक्चुअली क्वेश्चन मतलब है ही नहीं, वो देखा गया तो वो एक्चुअली देखा गया था मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो प्लीज बात को समझिए कि यहाँ पर सेक्सुअल असेक्सुअल के अंदर डिफरेंस क्या है। इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि असेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का डिफरेंस लिखिए। आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया रहेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि पिछले बार भी मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में। आई होप आपने वो होमवर्क किया रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी और क्या कंसेप्ट है हमारे पास। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आगे क्या होता है वो हम लोग समझना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं, आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो डाउट आपका क्लियर कर सकता हूँ। तो प्लीज किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप अनम्यूट होकर भी बात कर सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े अभी यहाँ पर। चलो देखते हैं कैसे यहाँ पर आगे बढ़ के देखते हैं अभी और भी क्या क्या हमारे पास कंसेप्ट है। इसके आगे हमें ये समझना है कि किस तरीके से सीड बनता है और किस तरीके से सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, वो हमें समझना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। एक जब जायगोट बना तब, और दूसरा जब एंडोस्पर्मिक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना तब। तो ये जो ओव्यूल है, ये देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाता है। ये ओव्यूल धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड के अंदर तब्दील हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये सीड कैसे नजर आता है, सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो चलो वो पता कर लेते हैं। सीड जर्मिनेशन प्रोसेस है क्या और किस तरीके से सीड बनता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो चलो पता कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सीड आपके लिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और भी दो तीन सीड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उसका स्ट्रक्चर भी देखने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं ग्राम सीड। ग्राम सीड का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में चना। चने आपको तो पता है, नॉर्मली आपने देखे हैं उसके सीड्स। तो वो कैसे होते हैं मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये जो हमारे पास है रॉ ग्राम है, मतलब जो एक्चुअली जो सीड जो फ्रूट के अंदर होता है, कवरिंग के अंदर होता है। एक लेग्यूमिनस प्लांट है तो ऑब्वियसली इसके पास एक कवरिंग होती है और कवरिंग के अंदर सीड होते हैं। तो मैं यहाँ पर कवर निकाल रहा हूँ एज अ फ्रूट, एंड देन उसके अंदर क्या निकाल रहा हूँ, सीड निकाल रहा हूँ। ये देखिए मान लीजिए एक चना सीड है, मैं चने को यहाँ पर निकाल रहा हूँ। मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ चना के सीड, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा वो। ये देखिए इस तरीके से चना का सीड होगा, मान लीजिएगा। इसको हम लोग कट करें तो कुछ किस तरीके से नजर आता है।
ये देखिए, तो चने के सीड समझो हम लोग खोल दें तो ऑब्वियस है कुछ इस तरीके से ये चने के सीड नजर आते हैं। ये तो जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हुए हैं एक्चुअली इनको कॉटिलिडॉन कहा जाता है। तो ये कॉटिलिडॉन है, यहाँ पर 2 कॉटिलिडॉन है, तो ऑब्वियस है ये डाई कॉटिलिडॉनस प्लांट का सीड है। तो ये हो गए 2 अलग अलग कॉटिलिडॉन्स। अब जरा चीज को ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा समझना आपको कठिन जा सकता है, आपको सब कुछ समझ में नहीं आए तो वापस एक बार मुझे आप बता सकते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये देखिए एक फ्रूट मैंने निकाला हुआ है। नॉर्मली जब हम लोगों ने कहीं चना देखा होगा तो जो हमारे पास बेचने के लिए आते हैं तो वो तो सूखे चने रहते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में जब मकर संक्रांति रहती है तो उस वक्त आपको चने का जो है ना रॉ सीड्स मिलता है जिसको हरभरा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ना कहीं यहाँ पर फ्रूट्स के कवरिंग के जैसे आपको यहाँ पर सीड मिलते हैं जिसके अंदर सीड रहता है और ऊपर जो है ग्रीन कलर का कवर होता है। ठीक है, तो ये मैंने कवर यहाँ पर निकाला हुआ है जिसको फोड़ने के बाद आपको उसमें से एक सीड मिलता है, एक सीड वहां पर मिल जाता है। तो मान लीजिए ये जो फ्रूट जो था वो फ्रूट, अब फ्रूट नजर आ रहा है लेकिन सबसे पहले तो वो ओवरी था, तो कुछ वो इस तरीके से ओवरी रहा होगा। और ये जो सीड है मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है वो कुछ इस तरीके से ओव्यूल रहा होगा। ये देखिए, ये ओव्यूल यहाँ पर था। ठीक है, अब हुआ क्या, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके अंदर जाइगोट बन गया, इसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। अब ये जो जो ओव्यूल है वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होने लगा। जब वो धीरे धीरे साइज में ओव्यूल बड़ा होने लगा और इसके साथ साथ ओवरी भी बड़ी होने लगी तो वो कुछ इस तरीके से नजर आने लगा। ये देखिए, ये तो ये रहा गई हमारे पास क्या, ये तो ओव्यूल है, ऊपर से स्टाइल और स्टिग्मा चला गया है। अब इसके अंदर ये रहा ओव्यूल, तो ये जो ओव्यूल था मैंने यहाँ पर देखिए बड़ा करके दिखाया हुआ, ये रहा ओव्यूल, है कि नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर आपको फिनिकुलस नजर आ रहा है, तो ये देखिएगा इस फिनिकुलस यहाँ पर थी, वो अब इस तरीके से नजर आ रही है फिनिकुलस। अब यहाँ पर एक छोटा सा गाइस ओपनिंग भी दिखा देता हूँ, तो ये रहा गाइस ओपनिंग जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ये देखिए यहाँ पर पहले भी आपको नजर आ रही है माइक्रोपाइल ओपनिंग, यहाँ पर भी आपको चने के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग नजर आते हुए नजर दिख रही होगी आपको। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने निकाली हुई है कि नहीं। तो ये रहा गाइस माइक्रोपाइल, और ये दो पूरा का पूरा एक्चुअली हमारा ये ओविल था, तो ओविल मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये ओविल आगे जाके बन चुका है क्या, सीड। सो आई होप आप लोगों को ये सीड कैसे बना ये समझ में आ चुका है। अब आगे देखते हैं कि सीड के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जब हम लोग यहाँ पर सीड को लेते हैं और सीड को सो करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होता है। नॉर्मली जब हम लोग सीड को देखो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी पानी के अंदर रात भर भिगो के रख देते हैं। जब पानी के अंदर इस चने को हम लोग रात भर भिगो के रखेंगे तो ऑब्वियस है उस वक्त इस चने के अंदर पानी चला जाता है। तो ये जो माइक्रोपाइल है इस माइक्रोपाइल से होते हुए इस चने के दाने के अंदर पानी चला जाता है। अब जैसे इस माइक्रोपाइल से होते हुए पानी अंदर चला जाता है तो ऑब्वियस है इस सीड के अंदर के जितने भी सेल्स है उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट वापस एक बार रिज्यूम हो जाती है, वापस एक बार शुरू हो जाती है। जब इस सीड में से वापस एक बार जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उस वक्त ये सीड के इसी माइक्रोपाइल में से एक व्हाइट कलर का ग्रोथ बाहर आता है, कुछ इस तरीके से नजर आता है वो। तो मान लीजिए ये माइक्रोपाइल है और इस माइक्रोपाइल से होते हुए व्हाइट कलर का एक ग्रोथ बाहर आता है। ये देखिए इस तरीके से ग्रोथ बाहर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बाहर आया हुआ है इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेडिकल। तो ये है क्या, रेडिकल। तो रेडिकल ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसके वजह से ये जो प्लांट है अपनी ग्रोथ वापस एक बार रिज्यूम कर देता है। ये जो हमारा सीड है वो ग्रोथ अपनी वापस एक बार रिज्यूम कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही इस यहाँ पर सीड के अंदर पानी चला जाता है तो सीड में से रेडिकल बाहर आ जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए यही रेडिकल आगे जाके बन जाता है रूट, मतलब यहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो होने वाला है। तो इसी रेडिकल का आगे जाके बन जाएगा क्या, रूट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डाउट आ रहे हैं तो चलो उस डाउट को सॉल्व कर देते हैं। सर ये सीड अपने आप ग्रो होते हैं
तो इन्हें रखे इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? बरोबर, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो चलो इसको भी आंसर कर देते हैं। देखिए, ये जो मैंने सीड निकाला हुआ है, इस सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब आप जो भी सीड लेते हैं खाने के लिए, ऑब्वियस है हम लोग उसको क्यों खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस उसके अंदर कुछ तो हमें मिनरल्स, कुछ तो हमें कई न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे कि मैंने ये देख चना निकाला है आपके सामने, तो बहुत बार लोग अपने डाइट के अंदर चने रखते हैं। क्यों रखते हैं डाइट के अंदर चने? क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियस है प्रोटीन्स होते हैं, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सीड के अंदर क्यों स्टोर करके रखा जाता है? तो उसको जब ग्रोथ होगी, उसकी जब डेवलपमेंट होगी, तो उस वक्त उन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का वो इस्तेमाल कर पाएगा। इसीलिए सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जरूर होता है। और एक बात, जब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट देखा था, तो उस वक्त हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वाला कंसेप्ट देखा था। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसकी डेवलपमेंट और आगे हो जाती है और वो बन जाता है एंडोस्पर्म। क्या बन जाता है वो? एंडोस्पर्म बन जाता है, जो एक्चुअली रिजर्व फूड मटेरियल होता है सीड के अंदर। और उसी रिजर्व फूड मटेरियल का इस्तेमाल करके सीड अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता रहता है। ठीक है। और जैसे ही सीड के अंदर पानी चला जाता है, तो पानी के वजह से सीड के अंदर लगे हुए एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, और उन एक्टिव एंजाइम्स के वजह से जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर किया गया है सीड के अंदर, उसी से बनती है एनर्जी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके सीड अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब यहाँ पर है, काइंडली रिक्वेस्ट दैट प्लीज यूज दी सेम। ओके, ठीक है। और दूसरा डाउट है, क्या हम सीड को गैमेट ऑफ प्लांट बोल सकते हैं क्या? आपको गैमेट का डेफिनेशन समझना चाहिए। गैमेट का मतलब क्या होता है? तो गैमेट का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल व्हिच पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन। इनको कहते हैं गैमेट। ठीक है। अब हैप्लॉइड सेल को गैमेट कहते हैं, तो ऑब्वियस है हम लोग सीड को तो गैमेट नहीं कह सकते। सीड को प्रोजेनी कहा जाता है, सीड को एक नया प्लांट कहा जाता है। देखिए, प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के अंदर छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो डेवलपमेंट होते समय वो अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होते हैं। जैसे कि वो फ्लावर के अंदर गैमेट बनाते हैं, जैसे एंथर के अंदर मेल गैमेट पोलन ग्रेन, एंड ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट मतलब एग सेल। अब ये दोनों आपस में हो जाते हैं फ्यूज, और बन जाता है जायगोट। और जायगोट जो है सबसे पहला जिंदगी का डायप्लॉइड सेल होता है। इसी जायगोट का आगे फर्दर डेवलपमेंट होके बन जाता है सीड। अब ये जो सीड है, सीड के अंदर प्लांट छुपा हुआ है, प्लांट के सेल छुपे हुए हैं, लेकिन उन प्लांट के सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। वो वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहे हैं। तो ये जो सीड्स है, 6 महीने, 1 साल, वैसे के वैसे वेट करते हैं, मतलब उसके अंदर के सेल्स रुके हुए हैं, फेवरेबल कंडीशन की वेट कर रहे हैं। अब फेवरेबल कंडीशन आ गई, बारिश हुई, बारिश का पानी सीड के अंदर चला गया, सीड के अंदर जाने की वजह से सीड के अंदर के एंजाइम्स एक्टिव हो गए, उन्होंने यहाँ पर एनर्जी बनाना शुरू कर दिया, और जिसके वजह से जो सेल्स जो रुके हुए थे, वो सेल डिवीजन प्रोसेस से गुजरे, और गुजरने के वजह से उस सीड में से एक व्हाइट कलर का ग्रोथ बाहर आया, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। एंड देन उसी से आगे धीरे धीरे प्लांट जो है बड़ा होता गया, और एक नया प्लांट ग्रो हो गया। तो हमने एक बात समझी कि प्लांट की जो ग्रोथ जो थी, प्लांट के जो सेल्स की जो ग्रोथ थी, वो किसी कुछ समय के लिए रुक गई थी। तो 6 महीने के लिए रुक गई थी, 1 साल के लिए रुक गई थी। जैसे उनको बारिश मिली, जैसे उनको बारिश का पानी मिला, वो सीड्स वापस से पास ग्रो होने लगे। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर कुछ दिन के लिए ग्रोथ रुक सकती है। अब वही चीज एनिमल में समझिए। एनिमल में भी गैमेट्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गैमेट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है, लेकिन जायगोट फटाफट डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो कंटिन्यूसली डेवलप होके माँ के पेट के अंदर बेबी का रूप ले लेता है। एनिमल के अंदर कहीं पर भी रुक के डेवलपमेंट नहीं होती है।
तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि गैमेट किसको कहते हैं और गैमेट के बाद जो होने वाली प्रोसेस क्या है। गैमेट ऐसे हैप्लॉइड सेल्स को कहते हैं कि जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट ही आगे जाके नया डेवलपमेंट करता है, नया बेबी बनाता है, नया प्लांट डेवलप करता है, ठीक है। तो जब जाइगोट बन चुका है तो इसके आगे वाले प्रोसेस में हम लोग प्रोजेनी वर्ड इस्तेमाल करेंगे या फिर ऑफस्प्रिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको गैमेट और ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी ये चीजें समझ में आ गई है। अब यहाँ पर डाउट पूछा है, क्या सीड को हम ऑफस्प्रिंग खा सकते हैं क्या? मतलब समझा नहीं। क्या सीड को हम ऑफस्प्रिंग खा सकते हैं? मतलब ये तो डाउट समझ में नहीं आ रहा, प्लीज वापस एक बार डाउट मेंशन कीजिए तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा किसी और चीज में आपको डाउट है तो मुझे प्लीज बताएं, तो मैं यहाँ पर सीड जर्मिनेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर अनम्यूट होके भी आप बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है। यहाँ पर और एक डाउट पूछा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक द प्लांट एवरी टाइम एनर्जी। समझा नहीं ये क्या एक्चुअल डाउट है। इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक द प्लांट एवरी टाइम एनर्जी, ये सब कुछ फॉर टू कैरी आउट ईच एंड एवरी वर्क, एनर्जी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखिए आप लोगों ने यहाँ पर रेस्पिरेशन कंसेप्ट पढ़ा है। रेस्पिरेशन एक ऐसा जरिया है जिससे एनर्जी एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन के लिए आपको तो पता है कि ग्लूकोज की जरूरत होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो, उस दौरान तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। ग्लूकोज एक शुगर है, एक सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर बनाने के लिए ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स शुगर की जरूरत होती है। तो बहुत सारे सीड्स हैं जिनमें स्टार्च जमा रहता है जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। ये स्टार्च का डिसइंटीग्रेशन होकर बन जाता है ग्लूकोज, और फिर उसी ग्लूकोज का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करते हैं सेल्स, और जब सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं उनको मिलता है एटीपी, और उसी एटीपी का इस्तेमाल करके वो सेल डिवीजन प्रोसेस भी करवा सकते हैं। तो ऑब्वियस है हर एक काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और उसी से वो लोग अपना काम करते हैं। तो कल जाके समझो प्लांट के सीड में से रेडिकल बाहर निकलना हो तो उस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए रहती है, ठीक है। मतलब वहां पर भी रेस्पिरेशन होते रहता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि सीड में से एक व्हाइट कलर का आउटग्रोथ बाहर आता है जिसको कहते हैं रेडिकल। यही रेडिकल आगे जाके बन जाता है क्या? रूट। क्या बनता है? रूट बनता है। अब ये जो सीड है इसमें से जैसे व्हाइट कलर का आउटग्रोथ बाहर आता है, वैसे ही यहाँ पर इसमें से लीफ भी बाहर आते हैं। इसमें से क्या बाहर आते हैं? लीफ भी बाहर आते हैं। तो कुछ दिन के बाद इसमें से गई यहाँ पर सीड में से ये सीड ऐसा ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये मैंने सीड को ओपन रखा हुआ है समझने के लिए। और मान लीजिए ये रेडिकल देखिए इस तरीके से बाहर आ चुका है, ये रेडिकल है मान लीजिएगा। तो इसके दूसरे हिस्से से यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाएंगे, ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको कहते हैं प्लूम्यूल, और ऑब्वियस है इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते थे रेडिकल। तो ये है रेडिकल और ये रहा प्लूम्यूल। तो इस तरीके से सीड में से रेडिकल और प्लूम्यूल डेवलप होके बाहर आ जाता है और एक नया प्लांट यहाँ पर ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से सीड में से आगे जाके एक नई ग्रोथ नजर आती है। तो आई होप आप लोगों को सीड जर्मिनेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका है।
मैं 2 मिनट के अंदर वापस एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो जितने भी डाउट है माइंड के अंदर वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। नाउ हमें पता है कि ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर, एंड द ओवल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी डेवलप इनटू द सीड। तो मैंने यहाँ पर एक देखिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाला हुआ है एक ओवरी और उसके अंदर का ओवल निकाला हुआ है। मान लीजिए ये है ओवरी और ये रहा उसके अंदर का ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये जो ओवरी है ये साइज में बड़ा होकर बन जाएगा फ्रूट। तो मान लीजिए ये बन गया क्या है, फ्रूट। एंड देन इसके अंदर ये जो ओव्यूल था वो बन गया, यहाँ पर देखिए सीड्स, मैंने यहाँ पर सीड बनते हुए दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर इस ओव्यूल को एक माइक्रोपाइल की ओपनिंग थी, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको सीड को एक माइक्रोपाइल की ओपनिंग नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओव्यूल ही आगे जाके सीड बन चुका है। तो ये रहा वो सीड। तो मैंने सीड को बाहर निकाला आपके सामने, इसको ऑब्जर्व किया था, यहाँ पर एक ओपनिंग नजर आती है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। अब जब हम लोग सीड को ओपन करते हैं तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से 2 अलग अलग हिस्से नजर आते थे जिनको कहते थे कॉटिलेडॉन। अब ये 2 अलग अलग कॉटिलेडॉन से बना हुआ है, इसलिए इसको डाइकोटिलेडोनस सीड कहते हैं। जैसे कि ग्राम हो गया, कैस्टर हो गया, पी हो गया, है कि नहीं, ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट की सीड्स हैं जिनके अंदर 2 अलग अलग कॉटिलेडॉन होते हैं, 2 अलग अलग हिस्से होते हैं सीड में। अब जब इस सीड के अंदर पानी चला जाता है, हम लोग यहाँ पर इसको रात भर भिगो के रखते हैं, या फिर इसकी जब खेती करते हैं तो उस वक्त उसको सॉइल के अंदर लगा देते हैं, एंड देन सॉइल में से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो इसमें से एक व्हाइट कलर की आउटग्रोथ बाहर आती है। जो व्हाइट कलर की आउटग्रोथ बाहर आई है उसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं इसको? रेडिकल कहते हैं। और कुछ दिनों बाद इसी होल में से इस सीड को थोड़ा सा इसे यहाँ पर साइड में करके इसी होल के थ्रू एक आउटग्रोथ बाहर आती है जिसको कहते हैं प्लिम्यूल। ये देखिए ये रहा प्लिम्यूल। इस तरीके से प्लिम्यूल डेवलप होता है ऊपर की तरफ और रेडिकल डेवलप होता है टुवर्ड्स द सॉइल। ये जो प्लिम्यूल डेवलप हुआ है इसी का आगे जाके बन जाता है स्टेम, मतलब शूट, एंड देन ये जो रेडिकल है इसी का आगे जाके बन जाता है क्या? रूट। तो इस तरीके से एक नया प्लांट सीड में से डेवलप हो जाता है। देन एक कंसेप्ट, मतलब ये इसी से आगे जाके एक नया जो है डेवलपमेंट पैटर्न दिखाई देता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो प्लीज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या फिर मुझे अनम्यूट होकर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट है? तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं इसी के ऊपर आधारित, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। आपके सामने टेक्स्ट बुक तो है ही, या फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो प्लीज उसको जरा रेफर कीजिए। तो मैं आपको कुछ डाउट पूछता हूँ, किसी भी को मैं रैंडमली डाउट पूछ लेता हूँ, तो मुझे पता तो चले कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दे के लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, तो डाउट पूछना शुरू कर देता हूँ मैं। एक मिनट मुझे भी चेक करने दीजिए डाउट कैसे पूछते हैं। सर दीपक को पूछिए पहले, दीपक को। दीपक लाइन पे आ बेटा। हाँ पूछिए सर। तो स्क्रीन पे आता है क्या? दिखाई देगा मुझे स्क्रीन पर? दीपक आइए बेटा, स्क्रीन पे आइए। हेलो सर। हाँ हाँ, किधर हो? सर 2 मिनट आ रहा हूँ। पूछिए सर, पूछिए। हाँ
तो हमने यहाँ पर कंसेप्ट देखा है डबल फर्टिलाइजेशन। आज हमने डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टेप बाय स्टेप देखा है कि नहीं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर मैं आपको डाउट पूछता हूँ, जरा मुझे बताइए हाँ डबल फर्टिलाइजेशन में कौन से सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या आउटकम होती है। कोई भी कर सकता है, जिसको आंसर आता है तो जरा वो भी बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर वो egg cell get fused with a male gamete. ओके, एग सेल गेट फ्यूज, या फिर हम लोग ऐसा बोले कि मेल गैमेट गेट फ्यूज विद द एग सेल, वो बेटर रहेगा। हाँ, Yes sir, and result in the formation of zygote. उसकी वजह से जाइगोट बन जाता है। वेरी गुड। तो ये जो है ना एग सेल, ये एग सेल आप और मेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से बनता है क्या, जाइगोट। ठीक है, और आगे। और सर and another male gamete get fused with secondary nucleus हाँ, और जिसके and result in the formation of primary endosperm nucleus. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, बरोबर है। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर कितने सेट होंगे क्रोमोसोम्स के। सर 3. 3 सेट्स होंगे यहाँ पर क्रोमोसोम के। तो फर्स्ट ट्राइप्लॉइड सेल, ट्राइप्लॉइड कहते हैं इसको क्योंकि 3 सेट है क्रोमोसोम के, तो 3 सेट वाले सेल्स को हम लोग ट्राइप्लॉइड सेल्स कहेंगे। तो पहला ट्राइप्लॉइड सेल जो बना हुआ है वो है एक्चुअली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वाला सेल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और एंडोस्पर्म ये 2 चीजें फॉर्म होते हुए देख रहे हैं। और इसी जो जाइगोट का आगे जाके ऑब्वियस है कॉटिलॉन वगैरह बन जाता है, एंड देन उसी कॉटिलॉन में से आगे जाके रेडिकल और प्यूब्यूल बाहर आते हैं। ये हमने अभी सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में देखा है। सो आई होप आपको यहाँ पर डाउट जो भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं। और भी मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, वो मुझे जरा पूछना था। तो कौन इसको आंसर करेगा, कोई भी यहाँ पर आंसर कर सकता है कि कितने यहाँ पर सेल्स होते हैं और कितने यहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं। कौन आंसर करना चाहेगा इसको। हाँ साक्षी बताइए आंसर को। ये जो साक्षी है, और कोई बताना चाहेगा। आदित्य आप बताना चाहेंगे। सर क्वेश्चन पूछना चालू किया, फटाफट लोग भाग रहे हैं, देखो लेक्चर में से। अच्छा, भाग रहे हैं क्या। देखो देखो 30 हो गए 40। ऐसा है। देख मयूरी रहे आप हैं बच्चे बताओ। भी सर क्या है। हाँ बोलिए। मयूरी बोल बेटा, स्कॉलर बच्चे हमारे। मयूरी कहाँ नहीं है सर लेक्चर में। रागिनी, विवेक भाई बताओ। डीपी तो बहुत अच्छा रखा है चश्मा लगा के। विवेक, प्रिया, ईशु, श्रुतिका, कोई है क्या। कौन है। हेलो सर। कौन है, कौन बोल रहा है। बोल गो मयूरी। मयूरी बोल हाँ बेटा। सर। हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ मयूरी, तो हाँ, मेरा डाउट सर ये था, क्वेश्चन या पूछ फिर रहे मेरा हैं। क्वेश्चन ये है मयूरी आपके लिए कि जब हाँ। एम्ब्रियो सैक देखा था, ये देखिए एम्ब्रियो सैक मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है वैसे भी आप लोगों के लिए। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल कितने सेल्स है और कितने न्यूक्लियस है और उनके नाम क्या है, जरा देख के बता दीजिए। हेलो सर। हाँ बोलो ना बेटा। सर मेरे को एक डाउट है। अच्छा डाउट है आपको, बोलिए क्या डाउट है। हाँ, वो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो मेरे को समझा नहीं था, मैं जरा ऑफ थी ना, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसीलिए। चल झूठी। हाँ सच में सर। ओके ठीक है, चलो क्या डाउट है आपका कि एम्ब्रियो सैक मैं समझाऊं तुझे। हाँ मुझे पता ही था। चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। वैसे आपको पूरे जितने भी लोग हैं ऑनलाइन, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो वापस एक बार एम्ब्रियो सैक के बारे में बताता हूँ। वैसे तो मैंने कल भी बताया था एम्ब्रियो सैक के बारे में। सॉरी सर। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली।
देखते हैं एम्ब्रियो सैक में क्या कंसेप्ट है। आपको याद होगा कि न्यूसेलस में से कोई भी एक सेल जो है माइटोसिस प्रोसेस मियोसिस प्रोसेस से गुजरता था और उसमें से बनता था फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर से ही आगे जाके बन चुका है एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास है, ये है हमारे लिए ओव्यूल, बरोबर है। ये उसका फ्यूनिकुलस है और इसकी बॉडी है ओव्यूल की, जिसका आगे जाके ऑब्वियस से बनने वाला है क्या, बनने वाला है सीड। तो आपको याद होगा कि इसके अंदर न्यूसेलस नाम की चीज होती है जिसमें बहुत सारे पैरेंकाइमेटस डाइप्लॉइड सेल होते हैं। अब इस न्यूसेलस में से सिर्फ एक सेल जो है वो एक्चुअली मियोसिस प्रोसेस से गुजरता है। तो मान लीजिए कोई भी एक सेल ले लेते हैं, उसकी मियोसिस प्रोसेस देखते हैं। तो ये रहा एक सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये डाइप्लॉइड है। अब ये डाइप्लॉइड सेल के मियोसिस प्रोसेस हो जाती है। अब जब ये डाइप्लॉइड सेल मियोसिस प्रोसेस से गुजरेगा तो टोटल 4 अलग अलग सेल दिखाएगा, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस में टोटल 4 सेल्स बनते हैं। तो ये रहे 4 हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस में हैप्लॉइड ही बनते हैं। अब इनमें से ये 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये 3 डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक। तो ये रहा वो, जिसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। आपको याद होगा बहुत सारे लोग मुझे डाउट पूछते थे, सर ये मियोसिस प्रोसेस में 4 बनते हैं, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर हो रहे हैं 3 डीजनरेट जो यहाँ पर हो रहे हैं ड्यूरिंग दी मेगास्पोर फॉर्मेशन। लेकिन जब पोलन ग्रेन जब बन रहा था उस वक्त हम लोगों ने कभी भी उसके अंदर ये नहीं कहा था कि 3 डीजनरेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब फीमेल गैमेट बनने की बारी आती है तब एक मियोसिस प्रोसेस में टोटल 4 सेल्स बनते हैं और 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और बनता सिर्फ एक ही है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बना हुआ है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर का आगे जाके बनता है एम्ब्रियो सैक। ये रहा वो एम्ब्रियो सैक। कैसे बनेगा ये एम्ब्रियो सैक? तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें होता है माइटोसिस प्रोसेस टोटल 3 बार। जब 3 बार माइटोसिस प्रोसेस होगा इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, तब जाके हमें मिलेंगे टोटल 7 अलग अलग सेल्स मिलने वाला है और 8 अलग अलग न्यूक्लियस मिलने वाला है। तो वो कैसे है जरा देख लेते हैं। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है साइज में बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 अलग अलग सेल्स है। तो ये क्लेजल एंड है, क्लेजल एंड की तरफ 3 अलग अलग सेल्स है, इनको कहते हैं एंटीपोडाल सेल्स। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है एंटीपोडाल सेल्स। और ये नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पर 3 अलग अलग सेल्स है, इनको कहते हैं एग अपैरेटस। जहां पर बीचों बीच जो सेल है उसको कहते हैं एग सेल, और बाकी में बचे हुए 2 सेल्स हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड सेल, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी है। और बीच में 2 अलग अलग न्यूक्लियाई नजर आते हैं, ये देखिए दोनों भी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। तो ये दोनों भी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 7 सेल। अब 7 सेल कैसे, चलो गिन लेते हैं। ऊपर 3 सेल्स है, नीचे की तरफ 3 सेल्स है, और ये जो पूरा का पूरा ये जो सेल्स है वो पूरा का पूरा देखा गया एम्ब्रियो सैक एक सेल है, देखा गया तो फंक्शनल मेगास्पोर जो साइज में बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एम्ब्रियो सैक एक सेल बनता है जिसके अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लिया है। तो ऊपर के 3 नीचे के 3 सेल्स और पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक एक सेल, ऐसे करके टोटल 7 अलग अलग सेल बन गए हैं। तो पता कर लेते हैं अभी न्यूक्लियस कितने हैं। तो एंटीपोडाल सेल्स के 3 न्यूक्लियस हैं, एग अपैरेटस के 3 न्यूक्लियस हैं, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया है। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लियाई नजर आते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में आप याद रखिएगा टोटल 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। ऐसे एम्ब्रियो सैक को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जरूर होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी ने कुछ, हाँ यहाँ पर
आंसर देना शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों ने। 8 न्यूक्लियाई होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, टोटल 7 सेल होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो आई होप आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है। और भी 2-3 चीजें मैं पूछना चाहता हूँ लास्ट लेक्चर को लेकर। जरा मुझे बताएंगे आप लोग कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, और सबसे पहले मुझे पॉलिनेशन का डेफिनेशन बताइए। तो कोई भी मुझे जो है अनम्यूट होकर बता सकता है पॉलिनेशन का डेफिनेशन और 2 टाइप के पॉलिनेशन बताइए जरा प्लीज। यस साई रन सुबे बताइए कितने वैरायटी के पॉलिनेशन है और कौन से पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है। साक्षी बताइए, आप भी हाथ ऊपर किया आपने। दीपा, अमीन, कोई है क्या लाइन पर? हेलो सर। हाँ कौन है भाई? सर दीपक। दीपक, हाँ बोलिए दीपक भाई। सर pollination means the transfer of pollen grain from anther to stamen. एंथर टू द स्टिग्मा। स्टेमन तो एक्चुअली उसी को है, एंथर के हिस्से को स्टेमन कहते हैं ना। एंथर टू स्टिग्मा, Anther of एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। बताइए 2 टाइप के पॉलिनेशन कौन से हैं? सर self pollination and cross pollination. वेरी गुड, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, कोई और बताएगा मुझे? मयूरी, सर मैं बताऊं? कौन बता रहा है? आदित्य पांडे। आदित्य पांडे बता रहे हैं, बताइए आदित्य पांडे जी। सर सेल पॉलिनेशन में बायोटिक और अबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है सेम प्लांट में। हाँ, जब सेम प्लांट में, मतलब यहाँ पर सेम विद इन द सेम फ्लावर या फिर विद इन दी सेम प्लांट जब पॉलिनेशन होगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। बरोबर बोला आपने। और बताइए। और सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है तब उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। हाँ, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जब जाएगा पोलन ग्रेन, अब ये दोनों भी फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट पे रहे तो ऑब्वियस इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो मुझे बताइए पॉलिनेटिंग एजेंट कितने वैरायटी के हैं और कौन से हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में बताइए। पल्लवी, तन्वी, सूरज मात्रे भाई बताइए। कोई बताएगा? विवेक, क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए कौन से जो है एजेंट है पॉलिनेशन के लिए। विच आर द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द एजेंट फॉर अ पॉलिनेशन? आपने मुझे, हाँ कौन बोल रहा है? तन्वी। हाँ तन्वी। हाँ तन्वी बोलिए, कौन से 2 टाइप है पॉलिनेशन के, पॉलिनेशन एजेंट के? बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एंड दी बायोटिक एजेंट। वेरी गुड। तो अबायोटिक एजेंट में कौन कौन आ रहा है? विंड एंड वाटर। एक बार वापस रिपीट कीजिए। विंड एंड वाटर। हाँ, विंड एंड वाटर आता है अबायोटिक एजेंट में। वेरी गुड। और बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं और बैट आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट आते हैं किसके अंदर? बायोटिक एजेंट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर पॉलिनेशन का कंसेप्ट समझ में आ चुका है। और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए कि बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए आप लोग। देखो, मैंने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट में ये बता दिया है कि किस तरीके से फ्यूजन होता है, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि आप लोगों को किस तरीके से मियोसिस प्रोसेस होती है। तो जब एंथर के अंदर एक बार मियोसिस प्रोसेस होगी तो ऑब्वियसली वहां पर टोटल 4 पोलन ग्रेन बनते हैं।
और लेकिन जब ओविल के अंदर एक मियोसिस प्रोसेस होती है तो उसमें तो सिर्फ एक ही एक सेल बनता है, बराबर कि नहीं। और एक पोलन ग्रेन जब गिरता है स्टिग्मा के ऊपर तो उसमें से आपको याद होगा एक पोलन ग्रेन में से 2 मेल गैमेट निकलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस के दौरान कितने बार मियोसिस प्रोसेस हो रहा है, कितने बार माइटोसिस प्रोसेस हो रहा है, ये तो आपको पता चल चुका है। तो मेरा एक कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा मैथ से रिलेटेड है। मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोगों ने गाइस इस पूरे कंसेप्ट क्वेश्चन समझा है। तो मेरा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि समझो बताइए कि टोटल 25 सीड्स बनाने हैं। टोटल कितने सीड्स बनाने हैं? मान लीजिए 25 सीड्स बनाने हैं प्लांट को। तो जब प्लांट को 25 सीड्स बनाने हैं तो कुल मिलाकर एंथर के अंदर और ओव्यूल के अंदर कितने बार मियोसिस प्रोसेस होने चाहिए, जरा वो अकाउंट जरा बताइए। चाहे तो मैं क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट करता हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनिए सब लोग। मेरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि हमें पता चल चुका है कि मियोसिस प्रोसेस बहुत जरूरी है। एक बार मियोसिस प्रोसेस होती है पोलन एंथर के अंदर तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। और जब एक बार मियोसिस प्रोसेस होती है कहां पर? ओव्यूल के अंदर, तो एक एग सेल बनता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि समझो मान लीजिए 25 सीड्स बनाने हैं। कितने? चलो 25 नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन खत्म, कैलकुलेशन थोड़ा समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपको बनाने हैं 100 सीड, थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप लोगों को बनाने हैं 100 सीड्स। तो मुझे बताइए प्लांट में कुल मिलाकर कितने बार मियोसिस प्रोसेस होनी चाहिए? कोई भी आंसर कर सकता है इसको। सब लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? आप इसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। $500 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, और बोली लगाओ। और कोई देना चाहता है आंसर? और एक से पूछा है कि प्लीज क्वेश्चन एक बार रिपीट करो, तो मैं कहीं से यहाँ पर एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। तो मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा ये है, बताइए कितने बार मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? आपको ये पता है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक बार मियोसिस प्रोसेस होती है तो टोटल 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। और वही समझो ओविल के अंदर एक बार मियोसिस प्रोसेस होती तो सिर्फ एक ही एक सेल बनता है, ठीक है। और हमें टोटल बनाने हैं 100 सीड्स। तो बताइए कितने बार मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? एक 100 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, कोई 300 बोल रहा है, 300, 200, ठीक है। चलो इसको आंसर करते हैं, देखिएगा ध्यान से, लिसन वेरी केयरफुली। अब ये पता है एक सीड बनाना है हमें, ठीक है। एक सीड बनाना है तो ऑब्वियस वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमेट बनते हैं, लेकिन 2 मेल गैमेट एक ही पोलन ग्रेन से बनता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो मतलब एक बार सीड बनाने के लिए हमें एक पोलन ग्रेन की जरूरत पड़ती है, और एक बार सीड बनाने के लिए हमें ऑब्वियस है एक मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें तो ओव्यूल के अंदर तो एक पोलन ग्रेन की जरूरत पड़ती है और एक मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है एक सीड बनाने के लिए। ये तो कंफर्म हो गया। हमें बनाने हैं 100 सीड। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए, 100 सीड बनाने हैं, ऑब्वियस है हमें 100 पोलन ग्रेन लगेंगे, ठीक है। सीधा हिसाब है, 100 सीड बनाने के लिए 100 पोलन ग्रेन। हमें ये पता है कि जब एक बार मियोसिस प्रोसेस होती है टोटल 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। तो 100 पोलन ग्रेन बनाने हुए तो ऑब्वियस है कितने बार मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? 25, है कि नहीं? तब जाके यहाँ पर 100 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। तो एंथर के अंदर टोटल 25 बार मियोसिस प्रोसेस, 25 मियोसिस प्रोसेस होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर 100 पोलन ग्रेन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर किसके पास? ओविल के अंदर।
अब जब ओव्यूल के अंदर एक बार मियोसिस प्रोसेस बनती है तो हमें पता चलता है कि एक एग सेल मिलेगा। एक बार मियोसिस प्रोसेस होगी, एक एग सेल मिलेगा। तो जब 100 हमें यहाँ पर एक सेल चाहिए तो ऑब्वियसली कितने बार मियोसिस प्रोसेस होनी चाहिए? तो सीधा हिसाब है 100 बार। तो यहाँ पर ओव्यूल के अंदर 100 मियोसिस प्रोसेस होनी चाहिए और उस एंथर के अंदर 25 मियोसिस प्रोसेस होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो टारगेट है ना 100 सीड का, वो कंप्लीट हो सकता है। तो देखा गया तो वहां पर 25 और यहाँ पर 100, ऐसे करके कितने हो गए? सिर्फ 125 मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो 125 मियोसिस प्रोसेस हो तो हमारा जो 100 सीड का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो डाउट है या फिर ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया है। किसी को कोई, हाँ 125 है तो किसी को समझ में नहीं आया तो वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि किस तरीके से यहाँ पर 125 बार मियोसिस प्रोसेस की जरूरत होती है? तो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के ऊपर आधारित, तो उसका तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 100 सीड बोले थे, अब चलो मान लीजिए मुझे कहीं से यहाँ पर 100 सीड नहीं, 150 सीड बनाने, 150 सीड्स बनाने हैं। तो बताइए बार कितने बार मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? 150 सीड के लिए कितने मियोसिस की जरूरत है? आप जरा ये जरा मैथ सॉल्व कीजिए। वन 150 सीड्स के लिए कितने बार मियोसिस प्रोसेस की जरूरत होगी बताइए? आदित्य पांडे साहब बताइए, कशिश भाई बताइए, दीपक बताइए, श्रुतिका, कैलकुलेट कीजिए, बताइए जरा, देखें कितने लोग अच्छा आंसर कर जाते हैं। हमें बनाने 150 सीड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर आने लगे हैं 37.5, 183, 225, 185, 183, 37.5। अभी ऑब्वियस है कभी प्रोसेस आधी तो होती नहीं है, तो 38 लगेगा, है कि नहीं? 38 प्रोसेस लगेगी। तो आपने 150 को डिवाइड किया होगा 4 से, तो चलो इस कैलकुलेट करते हैं आंसर कितना है। देखिए हमें लगाने टोटल 150 सीड्स हमें बनाने हैं, तो 150 सीड्स के लिए 150 तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन लगेंगे। अब 150 पोलन ग्रेन बनाने हैं और हमें पता है कि एक बार जब मियोसिस प्रोसेस होती है तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। तो हमें सीधा सीधा कैलकुलेशन ये करना है कि 150 को 4 से डिवाइड करना है। तो जब 150 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ऑब्वियसली कितना हमें आंसर मिलेगा? हाँ 37.5। तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर 38 हम लोग लेंगे, ये होल नंबर लेना पड़ेगा, प्रोसेस तो आधी होती नहीं है, तो 38 मान लेते हैं। तो 38 बार हमें जो है पोलन ग्रेन बनाने के लिए 38 मियोसिस प्रोसेस की जरूरत होती है, ठीक है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर ऑब्वियसली वहां पर भी मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। हमें पता किया है कि एक बार मियोसिस प्रोसेस हुई तो एक बार जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल बनता है। तो मतलब यहाँ पर समझो 150 आपको सीड चाहिए तो 150 एक्सेल चाहिए होंगे। अब 150 आपको एक्सेल चाहिए तो 150 बार आपकी मियोसिस प्रोसेस होनी चाहिए। तो इन द केस ऑफ द एग सेल आपको ओव्यूल के अंदर 150 टाइम्स मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर 150 और प्लस 38 कितने हो गए? तो 188 जो है मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो ये आंसर करेक्ट है, 188 मियोसिस प्रोसेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है।
सो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझा कि किस तरीके से यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर और बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देके जाता हूँ। आप वो जरूर होमवर्क करके लेके आइएगा। ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए। पेज नंबर 35 के ऊपर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सी। क्वेश्चन नंबर 6 सी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A कीजिए। 4A। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। तो 3 मैंने क्वेश्चन दिए, 6C दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4A दिया हुआ है। तो ये जरा करके रखिएगा आपके पास, और सर को जरा जो है ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपने होमवर्क किया करके। तो जो भी रहेगा आप सर आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? हाँ, क्या बोल रहे हो? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप कर देते हैं। अब मैं और एक काम करूंगा, इस लेक्चर को समझो मैं रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड करके देखता हूँ, और रिकॉर्ड होने के बाद फिर इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ मैं। तो यूट्यूब के ऊपर जाके भी आप लेक्चर देख सकते हो। और कल का भी लेक्चर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर रिकॉर्डेड है कि नहीं। समझो रिकॉर्ड हमें मिलता है तो मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर उसको डाल देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर रुक जाते हैं, स्टॉप करते हैं आज के दिन के लिए। नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं।